हम्म। चलो सर, लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। चलो जी, आज हम प्रॉपर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है उसकी थीम को समझा था, उसकी अप्रोच को समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली पढ़नी कैसे है और किस रोल को अपने आप को अज्यूम करके हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ना होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर क्या होगा और कौन से सेक्शंस होंगे, किस सेक्शन में कौन से टॉपिक्स, कौन से मेन एरियाज हैं जो एक एग्जामिनर आपसे F9 के अंदर डिमांड कर रहा होता है नॉर्मली आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर उसके बाद हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सर दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो तीन ही बड़ी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है ना। या वो फाइनेंसिंग कर रही होगी, या वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही होंगी, या वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और रिटर्न पे कर रही होगी अपने फंड्स प्रोवाइडर्स को। ठीक है, ये तीन एक्टिविटीज की बेस पर पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है। इसीलिए आपका जो कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 ACCA का, इसके अंदर भी सर आपको तीन ही डिसीजन नजर आते हैं। या तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, या आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, या आपको डिविडेंड डिसीजन लेना है। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके ऊपर पूरा स्टैंड करता है। और जाते जाते हमने शायद इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट कर लिया था, ऐसे ही है? जाते जाते हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट कर लिया था, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। याद है आप लोग को? हाँ, ठीक है। चलो वही वही से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अपना जो पहला एरिया है, माशाल्लाह फरमाइशें आ रही है, सर दोबारा से कराएं क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, इसलिए हम कराएंगे। ठीक है सर, दोबारा से स्टार्ट करा रहा हूँ। जो हमने पहला एरिया स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। देखो हम पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर, हालांकि फाइनेंसिंग डिसीजन पहले लेना है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट पहले पढ़ रहे हैं सर। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब अगर 100 मार्क का पेपर है तो शायद मैंने कल भी बताया था कि 30 to 35% पेपर आपका सिर्फ इस एक टॉपिक से, एक एरिया से आता है। तो इसीलिए इसको स्टार्ट करने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसको हम पहले कवर अप करेंगे। तो इसलिए सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट किया है। अब मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। देखो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को ना मैंने दो वर्ड्स में तोड़ा था। मैंने कहा था एक होती है इन्वेस्टमेंट, दूसरा उसका अप्रेजल है। तो सर पहले तुम ये समझे कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी जगह से भी इनकम को जनरेट का सोर्स का, इनकम के सोर्स को जनरेट करना, हम कहते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्या लिखा हुआ है? टू जनरेट सोर्स ऑफ इनकम। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल फॉर्म में यह है कि अगर आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने जा रहे हैं तो आप कह देंगे सर मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट। जैसे लेट से आपके पास 50 लाख रुपए पड़ा हुआ था, अब आपने सोचा यार इसका क्या करूं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वहां से डिविडेंड आना शुरू हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने कोई गाड़ी खरीद के रेंटा कार में चला दी, वहां से रिटर्न आना शुरू हो गया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवा दिया, वहां से इंटरेस्ट इनकम आना शुरू हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नाम साथ लगा हुआ है अप्रेजल। तो ये काम करने से पहले एक प्री ऑडिट करना है आपने कि आया मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। इस चीज को चेकआउट करने का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो आओ जरा बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कह रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ प्रोसेस प्री ऑडिट। हाँ, याद रखिएगा, आपके पास जब भी इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप उससे सारी डिटेल्स लेंगे कि भाई कितने की इन्वेस्टमेंट है, कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है, कितने सालों तक मेरा पैसा फंसा रहेगा, कितना रिस्क होगा, हर साल क्या रिटर्न मिलेगा। तो अभी सारी चीजों को ईयर जीरो पे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को आप आज बैठ के एनालाइज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करनी फ्यूचर में। लास्ट क्लास में मैंने कहा था तुम लोग इस पेपर में फाइनेंशियल मैनेजर हो, तुम इस पेपर में एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें डिसीजन लोगे तो काम चलेगा आगे, अगर डिसीजन यस नहीं करोगे तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। है ना? तो सर सिंपल, आपने ईयर जीरो पे बैठ के सारी डिटेल्स को एनालाइज करना है।
कि आया, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न है, कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है, कितना रिस्क है, किस जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर आप चेकआउट करोगे आइदर वी शुड इन्वेस्ट आवर फंड्स इनटू द प्रपोज प्रोजेक्ट और नॉट। अच्छा, कब करेंगे हम इन्वेस्ट? सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ है। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कंपनी का? व्हाट वाज द? वेरी गुड, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। सर, मुझे बस ये देखना है, अगर मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पा रहा हूं तो यस, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और इसका दूसरा मतलब क्या था कि उस प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव एनपीवी आने की थीम क्या है, जरा ये तो बताएं। देखो, आपने एनपीवी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ F2 के अंदर भी, लेकिन आज आप उसकी जरा थीम को समझेंगे। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक है, हाँ मैंने देख ली, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो सर, आज आप इस चीज को देखेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट के किसी प्रपोजल को एनालाइज करेंगे कि आया मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो उसे कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने उसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोसेस लिखवाया हुआ आप लोग, अगर आपने गलती से जो आए थे उनको याद हो और जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी हो तो उनको पता होगा ये बात, है ना। चले, मैं आज दोबारा उसको रिपीट भी करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आज आप फोकस करके जरा देखिएगा चीजों को। अब मैं एक छोटी सी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि एनपीवी पॉजिटिव क्या चीज शो करती है, याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था। हाँ भाई फैजान, सॉरी, ऑनलाइन पे मेरे ख्याल एक स्टूडेंट मुश्ताक, बेटा याद आ रहा है? मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि अगर एक प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव शो हो रही है तो वो क्या चीज शो कर रहा था? बिल्कुल, वो तो है, लेकिन मैंने एक अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया था, तो तुम दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो तुम पता है क्या आंसर दोगे? तुम कहोगे ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ को इतने अमाउंट से मैक्सिमाइज करेगा। देखो, एनपीवी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एनपीवी जो है ना, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको एब्सोल्यूट रिटर्न बताता है। क्या बताता है? एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि सर ये वो अमाउंट है जितने अमाउंट से तुम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे। तो सर, एनपीवी क्या शो करता है, दोबारा सुन लो। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे शेयर होल्डर की वेल्थ में इतने अमाउंट से मैक्सिमाइजेशन लेकर आएगा। क्लियर हो रही बात? या जरा देखो बोर्ड पे, थोड़ी सी डिस्कशन और कर रहा हूं। तुमने लेट सपोज एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, प्लीज बोर्ड पे देखना जरा सारे भाई, मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा। तुम्हारे सामने एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल रखा गया, उसने कहा भी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि तुमसे आउटफ्लो कितने का होने वाला है? 4 लाख। कब होने वाला है? ईयर जीरो पे। आज इन्वेस्टमेंट करो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कब कर रहे हो? आज ही कर रहे हो। तो तुम्हारे आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आज के 4 लाख के बराबर ही है, क्योंकि मैं सर आज ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? द वैल्यू ऑफ मनी टूडेज टर्म, जो काम आज इन पैसों में हो सकता है वो कल, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी वैल्यू, मेरी मनी जो है वो अपनी वैल्यू क्या करती है, खोती जाती है ना, कम होती जाती है, डिप्राइव होती जाती है। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई आज 10 लाख रुपए दे रहा है और आपको 2 साल बाद 10 लाख रुपए दे रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दोनों की परचेजिंग पावर में फर्क है। दोनों की परचेजिंग, जो काम तुम आज के 10 लाख में कर सकते हो वो 2 साल बाद 10 लाख में नहीं कर सकते। इसी के तो इसी यही तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। वीएफएम क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी यही होती है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पावर ऑफ मनी, जो मनी आपकी आज परफॉर्मेंस दे सकती है वो आने वाले वक्तों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखना। अच्छा, एक वजह की बात बताऊं, लास्ट क्लास में मैंने एक फर्क समझाया था तुम लोगों को कि एक अकाउंटेंट और एक फाइनेंस मैनेजर के दरमियान क्या फर्क होता है। मैंने कहा था अकाउंटेंट जो है वो पास्ट के डेटा को प्रेजेंट में बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रिकॉर्ड करता है, और मैंने कहा था फाइनेंस मैनेजर जो है वो पास्ट के और टुडेज के डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर के डिसीजन लेता है। बोला था। सर, एक और फर्क समझ लो, इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अक्सर पूछा जाता है कोई अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा फर्क याद रखो, अकाउंटिंग पास्ट में डील करती है, फाइनेंस फ्यूचर में डील करती है, नंबर वन। नंबर टू, अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करती, फाइनेंस प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर
करता है। समझ में आ रही बात? तो प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही वाइटल चीज है, इसको कभी छोड़ना नहीं है। अब सुनो, तुम जिस चीज को आज आउटफ्लो कर रहे हो उसकी आज के हिसाब से वैल्यू कितनी है? 4 लाख। और आज की 4 लाख की वैल्यू आज के 4 लाख के बराबर है। अच्छा, उसने आपसे कहा कि भाई आने वाले ना 5 सालों तक, सुनना भी बहुत गौर से, तुमसे आज 4 लाख रुपए चलेगा, ये 3 जीरो में खा गया। सही है? यहाँ देखेंगे प्लीज। पहले साल कह रहा है 1 लाख मिलेगा, फिर कह रहा है आपको 2.5 लाख मिलेगा, फिर कह रहा है आपको 1 लाख मिलेगा, फिर आपसे कह रहा है 1,50,000 मिलेगा, और फिर कह रहा है 60,000 मिलेगा। सही है? अब सुनते रहो, ये क्या हुआ। आज ईयर जीरो पे तुमने इन्वेस्ट किया, तो आने वाले सालों में तुम्हें रिटर्न मिलना शुरू हुए। अब प्लीज जरा सुनिएगा। अगर एक अकाउंटेंट को बुला के बोलो ना, बता इस प्रोजेक्ट में फायदा या नुकसान, पता क्या करेगा? इन सबको ऐड करेगा। बताओ कितना बनता है? हाँ भाई, 660। बोलेगा सर ये आपका इनफ्लो है, पॉजिटिव है ना, और बोलेगा सर ये आपका आउटफ्लो है। तो सर अगर आप इसको नेट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो सर आपके पास जो है ना 1,60,000 का जो है ना वो आपको फायदा नजर आ जाएगा। मानते इस बात को? समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ये एक अकाउंटेंट ने वर्किंग की है। मुझे बताओ ईमानदारी से, उसने क्या किया पता है? मैं दो लफ्जों में बोलूं। तुमने बोला, तुमने देखा सर आपने कुछ नहीं किया, जो इनफ्लोज आपको ऐड कर दिया, वो बन रहे 660, आउटफ्लो हो रहा है 400 का। आपने कहा बेनिफिट ही बेनिफिट 2,60,000 का। ऐसा ही है? ये कौन देख रहा है? अकाउंटेंट सोच रहा है ऐसे। बट यू आर नॉट अकाउंटेंट। मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एफएम को पढ़ोगे, नॉट जस्ट लाइक अकाउंटेंट बट जस्ट लाइक फाइनेंस मैनेजर, एंटरप्रेन्योर। तो सर ये एक अकाउंटेंट करता। अगर मैं F7 में करता तो ऐसे ही करता, लेकिन आज मैं बैठा हूँ F9 में, मुझे सर इस तरह नहीं करना। अच्छा, एक तो आपको ये ऑब्वियस से नजर आ रहा है गलत है। मैं इसकी और थीम बताऊं क्यों गलत है? सुनो, हम कहते हैं ना लाइक टू लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। सफेद का सफेद के साथ होगा, काले का काले के साथ, एक खराब गाड़ी का खराब गाड़ी के साथ, एक पुरानी गाड़ी का पुरानी गाड़ी के साथ कंपैरिजन होगा। नई गाड़ी का पुरानी गाड़ी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। पाकिस्तान का किसी डेवलप कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। तो सर याद रखो, वेरिएंसेस निकालते तुम लोग F5 पढ़ के आए हो, जब भी वेरिएंस निकालते हो सर हमेशा क्या कहते होंगे? यार स्टैंडर्ड को कंपेयर करो एक्चुअल से। कभी भी आपने बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं किया होगा, क्योंकि बजट में एक्टिविटी लेवल अलग होता है, स्टैंडर्ड में एक्टिविटी लेवल सेम हो जाता है। बजट और स्टैंडर्ड का फर्क ही होता है कि बजट में एक्टिविटी लेवल अलग होता है, स्टैंडर्ड में एक्चुअल एक्टिविटी लेवल होता है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर किया जाता है, ताकि हमेशा अच्छा अच्छा वेरिएंस निकले, फेयर वेरिएंस निकले। इसका मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी टीएसए से निकली, मेरी भी और आपकी गाड़ी भी निकली, और हम दोनों सदर गए। अब सही है, दोनों का एक्टिविटी लेवल सेम है। अगर मैं यहाँ से रीजन प्लाजा तक गया और आप यहाँ से सदर गए, क्या मेरी और आपकी गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन को कंपेयर करना जायज होगा? बोलो। नहीं होगा सर, क्योंकि दोनों का एक्टिविटी लेवल सेम। तो भाई फिर आपने ये कंपेयर कैसे कर लिया? सर क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है? इधर देखें भाईजान, ये 400 जो है, जो आउटफ्लो हो रहे हैं, ये आज की प्रेजेंट वैल्यू टर्म में गिवन है, जबकि ये 660 जो है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा ये कंपैरिजन क्या है? गलत। समझ में आ रही बात? दिस 660 इज द सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, एंड दिस 400,000 इज सम ऑफ प्रेजेंट आउटफ्लो। तो सर जी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते भैया, तो ये हो गया गलत। तो अभी क्या करूं? अब एक काम करूं, आपने इसको हटाओ। सबसे पहले तो ये गलत थी कैलकुलेशन, सारी हटा दो, ये अकाउंटेंट ने की थी। अब क्या करो सर, इस 100 की आज के दिन की पीवी निकालो, यानी कि ईयर वन बाद जो 1 साल बाद जो 1 लाख मिलने वाला है उसकी आज क्या वैल्यू वो निकालो, इसकी आज क्या वैल्यू है वो निकालो, इसकी आज क्या वैल्यू है वो निकालो, इसकी क्या वैल्यू है वो निकालो, इसकी क्या वैल्यू है वो निकालो। मैं क्या करूंगा, इन सब कैश फ्लोज की, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सर क्यों करेंगे प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि जो मैं आउटफ्लो देख रहा हूँ वो भी किस टर्म में गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू टर्म में गिवन है। जब आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में गिवन है, तो इनफ्लोज को भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस काम को मैं कहता हूं डिस्काउंटिंग करना। क्या करना? इस काम को मैं क्या कहता हूं? डिस्काउंटिंग करना। जब भी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो तुम कहना मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। और अगर
प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, आज के कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, तो तुम क्या कर रहे हो, कंपाउंडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू निकालना डिस्काउंटिंग। तो अब क्या कर रहे हो सर, अब तुम जो है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों को टोटल करके कंपेयर करोगे, तुम्हारा आंसर सही आएगा, क्योंकि अब तुम दोनों को लाइक टू लाइक कंपेयर करोगे, आउटफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू में और इनफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू में। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो, प्रेजेंट निकालना तो आती है ना, बोलो। चलो जी, लेट सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मानते हैं 10%, यानी कि इंटरेस्ट रेट मानते हैं 10%, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ देखो प्लीज बोर्ड पे, इस पे भी लोग रट्टे लगाते हैं। प्लीज मैं छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, सारी जिंदगी के लिए याद कर लो, यहाँ पर भी काम आएगा, एएफएम में भी काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा, किसी के आगे बैठोगे तो इज्जत रहेगी, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं छोटी छोटी, इस पे हम फिसल जाते हैं। तो मैं इसलिए अपनी शुरू की क्लासेस में कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे स्टफ भी आपको करा दिया जो पूरे कोर्स में आपका साथ देंगे। तो मैं आपसे, हम शायद अपने पूरे कोर्स के अंदर 100 या 200 मरतबा शायद पीवी निकालेंगे, तो भाई इसलिए एक मरतबा तमीज से इसको सीख लो, ठीक है। यहाँ देखिएगा प्लीज बोर्ड पे, अभी छोड़ दो सारे काम। देखो तुम लोगों ने अगर किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो तुम क्या करते हो पता है, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हो 1 + r⁴ से, ऐसे ही करते हो। ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, कई मरतबा पढ़ चुके हो ना, F2 से पढ़ रहे हो, है ना। ओके, अब सुनो भाई, इसका मतलब है सर, अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू का कैश फ्लो होगा उसको 1 + इंटरेस्ट रेट की पावर n से मल्टीप्लाई करा दोगे, सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं नहीं जी मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो आपका ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पीवी से, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मानते इस बात। और अगर मैं इस फॉर्मूले को और तमीज से लिखना चाहूँ तो पता वो क्या होगा, पीवी इज इक्वल्स टू एफ वी इक्वल्स टू इंटू 1 + n⁻⁻। फिर ये मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, और जब भी मैथ्स का रूल है, जब भी कोई चीज अपनी जगह नीचे से ऊपर जाएगी तो वो अपना साइन क्या कर लेगी, ऑपोजिट कर लेगी, तो प्लस वाली पावर माइनस में आ गई। तो याद रखो, याद रखो, बहुत सिंपल सी बात, जब भी किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो 1 + r से मल्टीप्लाई करेंगे -n⁻⁻ के साथ, और अगर किसी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो 1 + r से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर क्या रखेंगे, प्लस पे रखेंगे। आसान हो गया, बस सिंपल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करो 1 + r⁴ से, और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 + r से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन पावर क्या लगाओगे, माइनस। देखो माइनस तुम्हें याद दिलाएगी इस बात की, ये देखो बोर्ड पे, माइनस का मतलब वापस पीछे आना है, माइनस का मतलब वापस पीछे आना है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग करना, ठीक है। तो याद रखो, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो बच्चों तुम उसको माइनस के साथ यूज करोगे, फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो तुमने माइनस के साथ यूज नहीं करना, बस सिंपल कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कराना। क्या ख्याल है, ठीक है। अब अगर मुझे पीबी निकालनी है पहले साल की, मैं एक निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप निकालेंगे। तो फ्यूचर कैश फ्लो, मैं पहले साल की पीबी निकालने जा रहा हूँ बेटा, फ्यूचर का कैश फ्लो मेरा कितना है, 100, तो मैं रखूंगा 100 इंटू 1, फिक्स है, आर क्या है 10% की पावर -1, सही है जनाब। 990 आ रहा, चेक करें, चेक कर ले, सॉरी 100 है ना, मैं 1000 समझा, 90.9, सही है। ये आपकी आ गई 100 की प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे लफ्जों में इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो काम 1 साल बाद 100 रुपए में होगा, वो काम आज की दुनिया में 90.90 में हो जाएगा, 90 में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 10 रुपए का मामला चल रहा है तकरीबन, है ना। तो सुनो दोबारा बोल रहा हूँ, बिल्कुल पक्का कर लो कॉन्सेप्ट, जो काम 1 साल बाद 100 रुपए में होगा, वो काम आज की तारीख में 90 रुपए में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। देखो आपकी जो पावर ऑफ मनी वो बढ़ गई, पहले मुझे 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे उस काम के लिए, आज आप कह रहे हैं 90 रुपए में हो जाएगा, तो मतलब आपकी मनी पावर इंक्रीज हुई है। और उसका उल्टा कर लो कि जो काम आज 90 में होगा वो 1 साल बाद 100 में होगा, इसका मतलब मनी मनी अपनी पावर खोएगी, वैल्यू करेंसी अपनी पावर खो देगी, किसकी वजह से, ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
बहुत सारे रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से एक करेंसी अपनी वैल्यू खो जाती है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे सर, बिना किसी टेंशन के पढ़ेंगे, सही है। चले तो सर अब मुझे जरा इसको कॉपी कीजिए पहले यहाँ से, इसको एग्जाम्पल को कॉपी कीजिए, उसके बाद सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताइए, फिर टोटल करके बताइए, शाबाश जल्दी से। पहले की पीवी क्या लिखूं, 90.90, है ना, 90.90, दूसरे की 250 की पीवी 206.6, ठीक है, तीसरे की सही है, 150 की, लास्ट 60 की 37.23। अब क्या हुआ, तुमने जो फ्यूचर कैश फ्लोज थे उसकी निकाल ली पीवी, तो अब इन जरा सारे प्रेजेंट वैल्यूज को अगर मैं टोटल करता हूँ तो क्या आंसर आता है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज की, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू की, 512.32। चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। इसको भी लिखना है अगर किसी ने लिखना है, तो फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा कि ये सब कैलकुलेशन मैंने कराई क्यों और इसका मकसद क्या था। अब यही बात करूंगा ना आगे चल के इंशाल्लाह, हमारा टॉपिक है कि जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू क्यों खोती है, उसके अंदर से एक रीजन आपने बिल्कुल सही बताया कि इन्फ्लेशन भी है, इंटरेस्ट रेट होता है, रिस्क होता है, इकोनॉमिक की कंडीशंस होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके इसके ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है बेटा। जी, ये स्लाइड क्लियर है, पिछली वाली स्लाइड, तो अब सुनो, अब बात बड़े मजे की बात है, अब आप
एनपीवी क्यों निकालते हो, देखो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है। तुम लोग एनपीवी में फार्मूला क्या लगाते हो सर, यही लगाते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही करते हो, यही फार्मूला लगाते हो। और अगर मैं इस पे फार्मूले वैल्यूज पुट करूं तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज कितना निकाला अभी हमने, 5 5, और आउटफ्लो कितने का है। अब सुनो, इसने क्या किया, दोनों कैश फ्लोज को एक पेज पे ले आया, आउटफ्लो को भी प्रेजेंट वैल्यू में ले आया, इनफ्लोज को भी प्रेजेंट वैल्यू में ले आया। अब आपका डिसीजन बिल्कुल सही आएगा, अब आपकी वैल्यूज बिल्कुल सही है, अब आप सही डिसीजन ले पाओगे। अब अगर आपने डिफरेंस लिया तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितने की आ रही है, और पहले कितनी आ रही थी 260, यानी कि आपको बता रहा था 260 का रिटर्न है, जबकि भाई असल रिटर्न जो वैल्यू रखेगा, कितनी वैल्यू रखेगा वो 112.23। तो आपका डिसीजन गलत हो जाता अगर मैं उसको देख के करता। तो सर प्रेजेंट वैल्यू का ये बेनिफिट है, ये आपको लैग टू लैग कंपैरिजन करके देता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव आई है, मानते हैं इस बात को। सुनो सुनो, ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ इतने अमाउंट से क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। आपके शेयर होल्डर की वेल्थ इतने अमाउंट से क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, ये शो कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं, जो आप लोग रट्टा लगाते थे F2 में, कि सर पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करो, नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो, क्योंकि वो हमारे जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर है उसको डिक्राइज करेगी, वो डिक्रीज करेगी, डिप्राइव करेगी। इसीलिए मैं नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करता था। तो सर ये है एनपीवी और इसकी अहमियत, और ये एब्सोल्यूट टर्म में बताता है कि आप कितने अमाउंट से अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे होगे। इज दैट क्लियर सर। समझा नहीं आपका सवाल, नहीं अकाउंटिंग वाले प्रेजेंट वैल्यू को, अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटिंग की दुनिया पीवी को कंसीडर नहीं करती, फाइनेंस की दुनिया पीवी को कंसीडर। सर वो बोलते नहीं जी, ऐसा कुछ है नहीं कि दुनिया में जो 100 रुपए वो कल भी 100 रुपए है। तो ऐसे तो सर इसलिए तो कह रहे हैं अकाउंटिंग पीछे रह गई, फाइनेंस आगे चला गया। यही तो फर्क है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अक्सर आपने दो वर्ड सुने होंगे, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, डिग्रियां वगैरह बहुत है जो दुनिया में यूनिवर्सिटी में चल रही है, ठीक है, उनको खुद नहीं पता था फर्क क्या है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, कहीं आप बैठे तो आपको पता होना चाहिए भाई, अकाउंटिंग अकाउंटिंग काम करती है पास्ट टेंस में, फ्यूचर फाइनेंस काम करता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू को देखती भी नहीं है, फ्यूचर फाइनेंस प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करता है। ठीक है, चले, सही है सर। ये आपके सामने एनपीवी आ गई, प्लीज यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। तो इसमें आपको पीवी निकालना भी सिखा दिया हमने, फ्यूचर वैल्यू निकालना भी सिखा दी, एनपीवी की अहमियत भी समझा दी, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आ गया। बहुत सारी चीजें छोटी सी एग्जाम्पल्स हमने सीखी हैं, ये काम आएंगी हर जगह पर। जो आज इन टॉपिक्स पे शुरू की क्लासेस में छोड़ दी जिसने, उसका आगे बड़ा मसला होने वाला है। तो इसलिए शुरू की क्लासेस को बहुत इज्जत दो, इसको बहुत टाइम लगाओ, क्योंकि यही वो क्लासेस होंगी जो आपके आने वाले टॉपिक्स में फुर्ती पैदा करेंगी, तेजी पैदा करेंगी। अब मैं आपको बार बार पीवी निकालना नहीं सिखाऊंगा, बार बार मैं बात नहीं करूंगा इस पर, ठीक है। तो आपने एक बार कर ली बस चीजें। चले, तो सर हम वापसी आ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू की अहमियत, डिस्काउंटिंग हमने सीख ली। ओके, चलिए, तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम लास्ट क्लास में जो हमने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, हाँ तो बात कर रहे थे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। यस, तो सर हमने आपके सामने डिसीजन रूल लिखा हुआ है, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो भाई जल्दी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है वो भी लिखा हुआ है, और फिर डिसीजन रूल क्या होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि सवाल में आपसे डिसीजन रूल का एक मार्क होता है, आपसे पूछता है बताओ इस सिनेरियो में क्या डिसीजन लोगे, तो उसका भी एक मार्क है।
चले ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखा हुआ है टू जनरेट सोर्स ऑफ इनकम, और अप्रेजल का मिला के मतलब क्या बन जाएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसपे हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। डिसीजन रूल भी लिख लिया अपने पास। मूवी बताता हूँ, एक ट्विस्ट भी है। नहीं जाया करना फिर। सर, क्या डिसीजन रूल आपके जहनों में उतरता है? यही बात हम कर रहे हैं कब से, है ना? कि इफ आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रपोज प्रोजेक्ट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर विल बी मैक्सिमाइज, अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर लूंगा, तो आप कहेंगे यस आई विल इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक हो गई बात? सर, मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ, जो मैंने कल करवाया लिखवाया, लेकिन आप लोग की फरमाइश पे दोबारा करवा रहा हूँ। वो क्या है सर? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर आपने समझा तो दिया, अब होता कैसे वो बता दें। अब मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया? ये देखें, ये भी लिख लीजिए। ये मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ लें। तो आपके स्टडी हब में जो F9 का स्टडी हब है ना, इसी से उसमें गलतियां हैं कुछ। तो अगर कभी कोई चीज़ नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा उसको देख के, ठीक है? कुछ मिस्टेक उसमें है तो उसको देख लीजिएगा अगर सामने। मैंने थ्योरी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। थ्योरी तो आपसे मैंने लास्ट क्लास में जो बताई है आपको अहमियत, थ्योरी नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएंगे, स्ट्रेट फेल हो जाएंगे। पढ़नी भी है साथ साथ लिखनी भी है, सॉरी, दोनों बात कंप्लीट करें, सिर्फ पढ़नी नहीं है। थ्योरी जैसे आप कैलकुलेशन वाले सवाल प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही थ्योरी वाले जवाब भी साथ साथ लिखने हैं। चाहे आप लैपटॉप पे टाइप करें या पेन से लिखें, आपकी मर्जी है, लेकिन लैपटॉप पे करें तो ज्यादा आइडियल है। नहीं, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? सुन लेना, बताया मैंने उसको डिटेल में, बताया कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, सही है? अब वो सर ने लिंक शेयर कर दिया, ग्रुप में ऐड हो गई। सही। वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई ना, देखा उसमें? कल आ गई ना? ग्रुप उसमें आज डालिए सामान, तो वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उस पर एक एक चीज डिटेल में पता लगे, बताइए मैंने। अच्छा जी, ये अगेन वही बात आपके सामने आ गई जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि यस सर ये है इसकी अहमियत। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट, अपने पास हेडिंग डाल दें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि भाई क्लास में आके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है यार, क्या नाम है बेटा, मुश्ताक, कुछ बच्चों की फरमाइश है, फर्स्ट डे उनका, तो वो जरा कनेक्ट करने के लिए सिर्फ लिखवा रहा हूँ। एक्सप्लेन तो कर दिया तकरीबन, बस जल्दी से रिकैप करेंगे, ठीक है? चल, डाल दिया हेडिंग। चलिए, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, प्लीज बोर्ड पे, क्या इन्वेस्टमेंट फ्री में होती है? नहीं। तो कल की क्लास में डिस्कस में डिटेल में डिस्कस किया था कि आपको पहले फाइनेंसिंग अरेंज करनी पड़ेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, पैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस में आपको पहले स्टेप ये लिखवाया जा रहा है कि जो फाइनेंस है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जो फाइनेंस है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंस भी कौन सा वाला, फ्री फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस? फ्री फाइनेंस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिजर्व अमाउंट से होती है, वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल। जैसे लेट सपोज आपने अपने फाइनेंस मैनेजर को बुलाया और उससे आपने पूछा भाई इस टाइम टोटल कितने फंड हमारे पास अवेलेबल है, उसने बताया सर 100 बिलियन के फंड अवेलेबल है। तो आपने उससे कहा यार मैं एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहा हूँ 5 साल के लिए, तो जरा एक काम करो इसमें से वर्किंग कैपिटल 5 साल का साइड पे करो, ताकि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसने कहा सर 1 साल का जो हमारा वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए लेट सपोज, तो 5 साल का हो गया 25 लाख रुपए। तो सर 10 मिलियन में से 25 लाख आपने क्या कर दिए माइनस, तो अब 75 लाख रह जाएंगे। क्या ख्याल है? ये आपने अपने फंड्स को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरे पास इतने फंड्स हैं। सर ये क्यों करना जरूरी है भाई? इसलिए करना जरूरी है कि वो कहते हैं ना उर्दू में सादा लफ्जों में, अपनी चादर को देख के पांव फैलाओ, ये कहते हैं ना, तो वो ये चादर यही है, ये 75 वाली चादर है कि मेरे भाई मेरे पास जो फंड्स की लिमिट है, फंड्स का जो मेरे पास टोटल अमाउंट मौजूद है, मेरी जो औकात है आसान लफ्जों में वो 75 की है। 75 लाख रुपए के अंदर जो जो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं मुझे वो बताओ, ताकि ये ना हो कि मैं ख्याली पुलाव बनाता रहूं। ये वही बात है जो लड़के समझ सकते हैं, जब बड़ी पे जानवर लेने जाते हैं तो टेंट वाले उसमें घूम रहे होते हैं, जेब में 2 लाख भी नहीं होते, और घूम रहे होते 25 लाख वाले जानवर के पास। उसमें पूछो तेरा फंड की तरफ तेरा बजट क्या है, बोला 2 लाख। तो उसके बाद दो उसको ले जाता है कच्चे के इलाके में, बेटा यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सबसे पहले इसलिए अपने फंड्स को डिटरमाइन करना है। तो सही पहला स्टेप भी क्या है, टू डिटरमाइन अमाउंट या फंड, टू डिटरमाइन अमाउंट या फंड ऑफ, अमाउंट डिटरमाइन अमाउंट या फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। टू डिटरमाइन अमाउंट या फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ये काम करेंगे। नंबर 2, डिटरमाइन ऑल द प्रोजेक्ट्स, डिटरमाइन ऑल द प्रोजेक्ट्स अंडर अवेलेबल फंड। जैसे ही आपका अमाउंट डिटरमाइन हो जाए कि भाई इतना फंड मेरे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका अगला स्टेप क्या करोगे, उस अमाउंट के अंदर रहते हुए कितने प्रोजेक्ट्स तुम अडॉप्ट कर सकते हो उन सबको डिटरमाइन कर लो। लेट सपोज मैं समझाने के लिए कहता हूँ यार 5 प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं, ABCD, ठीक है, ई, 5 प्रोजेक्ट्स हम इस 75 लाख रुपए के फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही डिटरमाइन कर लोगे सारे प्रोजेक्ट्स को, अच्छा मैं एक काम चाहता हूँ, आप पहले मेरे सामने समझ लें, मैं जल्दी से लिख लूँ, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? तो समझने में जरा फोकस कीजिएगा। तो आपने फंड्स को डिटरमाइन किया, फिर उस फंड्स के अंदर रहते हुए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप अडॉप्ट कर सकते हो उनको डिटरमाइन कर लिया। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, चेक ऑल दी प्रोजेक्ट्स या अप्रेज ऑल दी प्रोजेक्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इतनी खास बात नहीं है खास बात। हमारे वाले पता क्या करते हैं, एक दो प्रोजेक्ट में चेक करते हैं, उसमें ना पॉजिटिव एनपी भी नजर आ जाती है, वो उसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है जो चौथे नंबर पर प्रोजेक्ट पड़ा होता है वो सबसे ज्यादा हाई हाई एनपी रखता था। बात समझ आ रही है? इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। आपके फंड्स लिमिट के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
हर प्रोजेक्ट को, आप सारे प्रोजेक्ट्स को चेक करोगे, इसलिए क्या लिखा, चेक ऑल दी प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद जैसी चेक कर लोगे, नंबर 4, रैंक दी प्रोजेक्ट। नंबर 4, रैंक दी प्रोजेक्ट्स। अब अपने उन प्रोजेक्ट्स को रैंक करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं किस बेस पे रैंक करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपके जहन में एक आसानी से रैंकिंग आ रही होगी। सर हम सिंपल एक काम करेंगे, जिस प्रोजेक्ट की ज्यादा एनपीवी होगी उसको नंबर 1 पे रखेंगे। आ रहा है जहन में? बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि आज तक की जो नॉलेज आपके पास है उसके हिसाब से आप सही कह रहे हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कभी भी मत सोचना। सर क्यों? आप लोगों ने जिंदगी में पढ़े रेशोज, है ना? F3 में भी पढ़े थे, F7 में भी पढ़े थे। वहां पे सर ने आपको बताया होगा कि रेशो का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर करना। एक कंपनी, उसका प्रॉफिट 20 मिलियन है, एक कंपनी 40 मिलियन प्रॉफिट है। आप बोलोगे सर 40 मिलियन वाली प्रॉफिट वाली कंपनी अच्छी है, ऐसा बोलोगे ना, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। बाद में पता चला 40 मिलियन जिसने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसकी इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन थी, और जिसने 20 मिलियन अर्न किया है उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन। तो पता चला कंपनी फर्स्ट जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छे से कमा रही है। पहली कंपनी जो है वो अपनी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा रही है, जबकि दूसरी कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 40 मिलियन कमा रही है। तो अब आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगने लग गई? 20 वाली कंपनी अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या निकाला, रेशो निकाला, कंपेयर किया, इन्वेस्टमेंट को रिटर्न से कंपेयर किया। तो याद रखो आज के बाद, ये जो एनपीवी है ना, ये रिटर्न है सिर्फ। ये एनपीवी क्या शो करता है? किसी प्रोजेक्ट का रिटर्न। और सिर्फ रिटर्न को देखना ये अच्छी बात नहीं है। तो सर फिर क्या करें? हम यहाँ पर एक टूल यूज करेंगे फॉर रैंकिंग पर्पस, पीआई। क्या यूज करेंगे? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या यूज करेंगे? पीआई। ये पीआई पता है आपको क्या बताएगा? ये पीआई आपको ये बताएगा कि आप जिस प्रोजेक्ट का पीआई निकालेंगे वो आपको ये बताएगा कि ये प्रोजेक्ट पर डॉलर पे आपको क्या रिटर्न कमा के दे रहा है। यानी कि ये वो इस प्रोजेक्ट का पीआई का बोलो, इस प्रोजेक्ट का पीआई 1.25 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर तुम इसमें $1 लगाओगे तो ये तुम्हें $1.25 कमा के देगा। यानी कि तुम्हें पर डॉलर पे क्या इन्वेस्टमेंट, कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है वो तुम्हें बता देगा। टोटल पे नहीं बताएगा, पर डॉलर पे बताएगा। तो तुम समझ जाओगे कि जिसका पीआई ज्यादा होगा उसका टोटल रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो इसलिए हम रैंकिंग करेंगे, रैंक दी प्रोजेक्ट थ्रू पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करोगे? रैंक करोगे। ठीक है? एनपीवी की बेस पर नहीं करोगे। सर तो इस पीआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या करोगे? एनपीवी को डिवाइड कर लोगे इन्वेस्टमेंट, ताकि पता चले कि जो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पे पर डॉलर पे मुझे क्या, कौन सा प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा के दे रहा है। तो हायर द पीआई, इट विल बी कम ऑन टॉप। फिर जैसे जैसे पीआई कम होता जाएगा उसी बेस पर हम अपने रैंक को 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट को करते रहेंगे। यहां तक लिखने पहले बता।
क्या ख्याल है जी? क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? तो बच्चों रैंक करोगे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू, सही है भाई? प्लीज बोर्ड पे, आप लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये बातें की भी कभी, है ना? कहाँ की होंगी? हाँ, F2 में आप लोगों ने की होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, हाँ भाई, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ये सब आपने बातें की हैं F2 में। मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। अच्छा, अब जब मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स आ गए ना, A B C D E F, तो मैंने रैंक किया उनको अकॉर्डिंग टू PI। अब मैं जाहिर सी बात है, पहला ए, जितना फंड होगा पहले प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूंगा, फिर फंड्स बच जाएगा तो प्रोजेक्ट 2 में करूंगा, फिर रैंक 3 में करूंगा, इस तरीके से चलूंगा। इसमें ना कभी कभी इशू आ जाता है, इस रैंकिंग को अडॉप्ट करने में कभी कभी इशू आ जाता है। सर क्या इशू आता है? कभी कभी ना दो प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। सर दो प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? दो प्रोजेक्ट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब यह है कि दोनों में से एक प्रोजेक्ट एक टाइम में हो सकता है, दोनों एक साथ अडॉप्ट नहीं किए जा सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि दो इवेंट ऐसे जो एक साथ आकर ना हो सके। जैसे लेट सपोज, आपको सिंपल एग्जांपल दो, हम जब लूडो खेलते हैं तो उसपे जो डाइस को रोल करते हैं, तो जब अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं तो 6 आउटकम होते हैं, तो 6 में से मैक्सिमम एक ही आ सकता है भाई? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। तो एक रोल में एक ही इवेंट पॉसिबल है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो 6 इवेंट्स हैं ये आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनके 6 में से सिर्फ एक इवेंट अकर हो सकता है। तो अगर कभी प्रोजेक्ट्स के अंदर लिखा हुआ हो ना कि ये प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेट सपोज ने लिखा C और F, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप या तो C लोगे या F लोगे, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में रख सकते नहीं। खत्म होती है बात। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि कोई से भी प्रोजेक्ट ले लो, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं। भाई मैं लिखवा दूंगा, सब मेरे पास मौजूद है, आप समझे खाली। फिर होता है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब इसका ऑपोजिट होता है। वो क्या? कि अगर प्रोजेक्ट सी लोगे तो एफ भी लेना पड़ेगा, और अगर एफ लोगे तो सी भी लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों प्रोजेक्ट आपस में क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। और इनडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब कोई सा प्रोजेक्ट भी ले लो, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कितनी बातें हो गई? 4। पहला क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। फिर क्या था? नॉन म्यूचुअल। फिर क्या था? डिपेंडेंट। फिर क्या था? इंडिपेंडेंट। ऑनलाइन आप लोग मेरे साथ हैं? क्या ये चारों बातें क्लियर हैं? ओके, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल होते हैं। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब सिंपल है, जो डिवाइड हो सके। आसान रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट को अडॉप्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि मैं उस पूरे प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकूं। तो फिर अगर वो प्रोजेक्ट डिविजिबल हुआ तो आप उसके अंदर पार्टली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है, आप उसके अंदर पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है, उस पर टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए 100 मिलियन की। कितनी चाहिए? 100 मिलियन की, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 मिलियन है। तो इसका मतलब है अगर वो प्रोजेक्ट अगर वो प्रोजेक्ट डिविजिबल हुआ तो आप 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, तो या तो 100 मिलियन पूरे लाओ या फिर छोड़ दो। समझ में आ गई बात? 6 बातें हो गई। कितनी हो गई? पहली क्या थी? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। फिर क्या थी? नॉन म्यूचुअल। फिर क्या थी? डिपेंडेंट। फिर क्या थी? इंडिपेंडेंट। फिर थी डिविजिबल, और फिर क्या थी? इनडिविजिबल। हजम होती है सारी 6 बातें। इन बातों का ख्याल रख के रैंकिंग करनी है। जब तुम सिलेक्ट करोगे ना प्रोजेक्ट, तो उस टाइम गौर से देख लेना
कि ये प्रोजेक्ट कोई आपस में डिविजिबल तो नहीं है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कोई नहीं है, डिपेंडेंट तो नहीं है, डिविजिबल इंडिविजुअल का चक्कर तो नहीं है, तो सर फिर आप रैंकिंग सही मायने में कर पाओगे। क्योंकि लेट सपोज आप इन चीजों को इग्नोर करते हो और आपने बोला अभी पहला ए फिर सी फिर डी फिर एफ, बाद में पता चला दो प्रोजेक्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, आपकी सारी रैंकिंग जीरो हो गई, है ना। तो रैंकिंग करते वक्त आपने मस्ट अपने जहन में रखना है कि आइदर दीज प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, डिविजिबल और नॉट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये 6 बातें आपने अपने जहन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करना होगा। सही है सर। म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एनएमई, ठीक है। पहले लिखे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर डिपेंडेंट एंड फिर डिविजिबल लिख लिया इसको। अपने समझने के लिए अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो वो लिख भी ले कि क्या मतलब बताया मैंने इनका। जी मैम आप लिख लें, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले, क्या पूछा था? जी डिविजिबल बता रहा हूँ दोबारा से। अगर किसी प्रोजेक्ट को आप पार्टली इन्वेस्ट कर सको ना, जैसे लेट सपोज टोटल इन्वेस्टमेंट थी उसकी 100 मिलियन की, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 मिलियन है, तो अगर आपको कहे कि ठीक है भाई आप इस प्रोजेक्ट को 50% अडॉप्ट कर लो, तो आप कहोगे ये प्रोजेक्ट क्या है, डिविजिबल है, यानी कि इसको मैं पार्ट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अगर लिखा हुआ हो कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इसका मतलब है आपके पास अगर 100 मिलियन है तो तो ही आप इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो, आपके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, या तो लो पूरा प्रोजेक्ट लो या फिर छोड़ दो। और अगर किसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, डिविजिबल यानी कि कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, चलो। जी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में अगर मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँ तो शायद ये आपके आसान होगा कि एक टीम है, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों से खेलना चाहती है। अब उसने बोला, इंडिया ने बोला पाकिस्तान ने बोला भाई या तो हमसे खेल ले या उससे खेल ले। बात समझ में आ रही है? एक टाइम में हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, सिलेक्ट कर लो कंट्री अभी, हमसे खेल लो या इसी तरीके से। सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैं इसी तरह समझा रहा हूँ। अब कभी कभी इन्वेस्टर आता है ना, उसके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, तो उसको पता चलता है कि भाई ये दो तीन कंपनीज का तो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इन कंपनीज के दरमियान मसला बहुत है। तो मैं मुझे बता दिया कि भाई अगर आप वहां इन्वेस्ट करोगे तो हमारे पास नहीं करोगे, हमारे पास करोगे तो वहां नहीं करोगे, तो फिर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है नॉर्मली। ठीक है, जरा इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, अब तक जितना भी हमने सीखा था कि थोड़ा सा
फ्रेश हो जाए, थ्योरी से थोड़ा बाहर निकले। मैंने इंपॉर्टेंट बहुत है ना, अभी तो मैं चाहूंगा इसके आगे तक। फिर रिव्यू पे जाऊंगा, फिर आपको एक मैंने सिखाना है कि अगर प्रोजेक्ट गलत इन्वेस्ट हो जाए तो फिर रिवर्स भागना कैसे है, वो भी सिखाएंगे इसमें जी। चलिए एक सवाल देखते हैं सर इसका। अच्छा, मैंने रिसोर्सेज शेयर कर दिए ग्रुप में? नहीं ना। मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसके अंदर मैंने सारे ड्राइव में अंदर रख दिए रिसोर्सेज हर चीज के। आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग ग्रुप में नहीं हो? दोनों नहीं हो? सर उसामा को मैसेज करो, नंबर है उनका। ये देखो, ये चीज पढ़ाई अभी हमने आपको, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और सवाल पढ़े सर जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पीआई निकालेंगे। ठीक है, एनपीवी गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, पीआई निकालेंगे, शाबाश। पीआई के बेस पे रैंक आउट कर लें इसको, शाबाश जल्दी से। और देख लेना आपस में कोई डिविजिबल है या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं है, चेक कर लेना। सवाल में गिवन पढ़ो, कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हो तो फिर कोई मसला है। डिविजिबल शायद लिखा हुआ है सर। डिविजिबल का मतलब यह क्या हो गया कि पार्टली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। टॉप पे लिखा हुआ है ना सबसे टॉप।
सर, तो पी आई निकाला सबसे पहले। फिर आपने देखा, अच्छा, कंपनी हैज 100, यानी कि 1 लाख डॉलर है बस के पास, फंड्स भी लिमिटेड है, 5 इन्वेस्टमेंट लिया है। ठीक है, देखो वही वाला प्रोसेस हो रहा है पूरा। सबसे पहले उसने फंड्स को एलोकेट किया, सबसे पहले डिटरमाइन दी फंड्स। सही है। फिर उसने उस फंड के अंदर रहते हुए उसने बोला भाई ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। देखो आप खुद चेक कर लो कि इन्वेस्टमेंट कोई भी 100 से ऊपर की नहीं है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इस इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। ठीक हो गया, वेरी गुड। फिर आपने उसको रैंक आउट किया। रैंक आउट किस बेस पे किया, पीआई की बेस पे किया। तो पीआई मुझे जल्दी जल्दी बताना जरा, पहले मैं जरा लिख दूं एक मिनट। जी, नंबर 1, नंबर 2। चलो, अब आ जाओ रैंक। अब रैंक करते हुए चेक करना होता है कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं है। ठीक है, डिविजिबल इंडिविजुअल का चक्कर देखना, तो डिविजिबल तो है। इसका मतलब अगर कभी पार्शियली इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ी तो मैं पार्शियली भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो नंबर 1 इस रैंक आउट के हिसाब से तो ई बन रहा है। सी नंबर 1 पे आ रहा है, बिल्कुल सी। फिर नंबर 2, फिर नंबर, और नंबर 4। क्या ख्याल है, यही रैंकिंग होगी। पीआई कैसे निकाला सर आपने, दिस एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, दिस एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यूं आप पीआई निकालते जा रहे हैं। क्लियर। अब आपने रैंक भी कर लिया। तो रैंक करते हुए ख्याल करना है कि अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, मैं जरा प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। लेट से वो आपसे कहता है कि भैया ये सी और ई, और करेगा भी यही, जो 1 2 पे आ रहे होते हैं ना उनको ही आपस में म्यूचुअल कर देता है। तो चेक करना था बच्चा कितना जिंदा है, बच्चा कितना जाग रहा है। इसी को 1 2 करेगा वो। इसी जो 1 2 पे रैंक पे आ रहे होंगे ना, इन्हीं को क्या कर देगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब सुनो, सी का है 1 और ई का है रैंक 2, इसको कह दिया, और लेट सपोज ने कह दिया कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो इसका मतलब है 1 पे अगर तुमने सी को लगा दिया, तो 2 पे अब तुम ई को नहीं लगा सकते। अब 2 पे इस पे आना पड़ेगा तुम्हें, सी वाले को। बात समझ आ रही है, ये कहना चाह रहा हूँ। फिर इस पे इसको 4 को हटा के 3 करना पड़ेगा। क्लियर। तो सर ये याद रखना है आपने कि जब रैंकिंग करो तो चेक कर लेना कि ये कोई प्रोजेक्ट आपस में जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अच्छा, रैंक हो गया सर, ओके हो गया। अब इस रैंक के हिसाब से सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी किसमें, सी में। अच्छा, सी में की तो मैंने एनपीवी अर्न करूंगा, ऐसे ही है। अगर सी में पूरी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो पूरी एनपीवी अर्न करूंगा, बोलो। तो 20 की एनपीवी अर्न करूंगा, मानते हो इस बात को। मेरे साथ रहो भी, दिमाग सब कुछ सब यहाँ रखो। क्या ख्याल है, अर्न करूंगा 20। फिर मेरे पास जैसी, मेरे पास टोटल फंड्स थे बेटा 100 के। इसमें से मैंने जैसी प्रोजेक्ट सी पे लगा दिया, कितना लगा दिया प्रोजेक्ट सी पे, 40। तो अब कितने बच गए, 60। अब नंबर 2 प्रोजेक्ट किस पे लगाना चाहिए, ई, और ई पे 50, बिल्कुल हो जाएगा काम, है ना। ये प्रोजेक्ट ई पे लग गया। तो इसका मतलब है मैं 20 भी कमा लूंगा और मैं 24 भी कमा लूंगा। क्या ख्याल है, क्योंकि मैं दोनों प्रोजेक्ट्स को 100% अडॉप्ट करने की पोजीशन में मौजूद हूँ, है ना। दोनों प्रोजेक्ट्स को 100% अडॉप्ट करने की पोजीशन में हूँ, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए हैं और ये प्रोजेक्ट 90 रुपए में निपट जाएंगे। अब मेरे पास कितने बच्चों पैसे बचे हैं, 10। तो मेरे पास अगर यहाँ पे लिखा होता कि प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो फिर कोई प्रोजेक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं यही रुक जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डिविजिबल, तो इसलिए मैं, इसका मतलब है पार्शली इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। अब पार्शली इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा नंबर मौजूद है, थर्ड, डी। मानते हैं इस बात को। डी को फुली इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड $100, बट आपके पास सिर्फ $10 है। इसका मतलब 10% प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर सकते हो, बोलो। तो 10% आप अडॉप्ट करोगे तो बच्चों कमाओगे भी कितना, 10% रिटर्न। तो सर 335 का 10% लेंगे तो 3.5, मानते हैं इस बात को। तो टोटल एनपीवी कितनी कमाओगे, 47.5। क्लियर। ये आपकी वो टोटल एनपीवी है जो आप अर्न करोगे। अब आप इसके अलावा कोई भी रैंक करके चेक कर लो, इतनी एनपीवी नहीं बनेगी। ये बेस्ट पॉसिबल एनपीवी है। ठीक है, ये बेस्ट पॉसिबल, यहां तक करो, मैं एक बात और करूंगा इसमें।
अच्छा, अब मैं आपके सामने ऑनलाइन, आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है, यहाँ तक डन है, इसको मसला। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात करूं, और सुनो भाई, आपका सवाल ये होना चाहिए, सर व्हाट इफ, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना कुछ असूल याद रखो। मैं अभी आहिस्ता से शुरू करूंगा, तो मैं आपको हर दिन एक असूल बताऊंगा। आज पहला असूल याद रखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असूल यह है कि पैसा ना फ्री नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। पैसा, फाइनेंस, अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए। पैसा ऐसा ना हो कि फ्री में पड़ा हुआ, क्योंकि आप पड़ा हुआ, पता है ना कि जब पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जब पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, दो नुकसान देता है। एक तो अपनी वैल्यू खो देता है, दूसरा रिटर्न कमा सकता था वो नहीं कमा के देगा। तो पैसे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलती है कभी भी छोड़ना, पड़े हुए छोड़ना नहीं है, हमेशा पैसे को इन्वेस्टेड रखना है, पैसे को अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ना। ये पहला सबक याद रखो आज का। तो सर अगर मैं कह देता कि ये प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं बल्कि इनडिविजिबल है, तो इसका मतलब है अब ये 10 वाला काम मैं कर सकता नहीं। अच्छा, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एएफएम में आएगी, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है करने का, ताकि आपको एक एडिशनल बात समझ में आ जाए और मजा भी आएगा उसको सुन के। जरा सुनना कॉल। अब अगर इंडिविजिबल होता तो मेरे पास 10 रुपए बचे हैं, और आपसे फाइनेंस क्या डिमांड करता है कि कोई भी 1 रुपया भी अनएम्प्लॉयड होना नहीं चाहिए। तो सर अब क्या करें? दो यूज है। अगर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल हो जाए और फंड बच जाए तो अब क्या करें? दो दो यूज है, या तो इस पैसे को वापस कर दो, जिनसे लिया था ना उनको वापस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने ये पैसा फ्री में तो नहीं लिया हुआ, यू यू मस्ट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट क्लास में बात हुई थी, जब भी फंड किसी से लोगे पैसा देना पड़ेगा, उसको रिटर्न देना पड़ेगा। बैंक से लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मालिकों से लिया तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको रीपे करनी है, तो या तो उसको वापस कर दो, इससे क्या होगा, डी वैल्यू होने से बच जाएगा, और रिटर्न हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फायदा हो जाएगा। दूसरा काम, आप बोलते नहीं यार वापस नहीं करता, हो सकता है कभी आगे चल के फिर जरूरत पड़े पैसे की। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि इस पैसे को उठा के बैंक में डाल दो, और इस पे क्या कमा लो, इंटरेस्ट। इस पैसे को उठा के कहाँ फेंक दो। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे अगेन। एक तो ये रिटर्न कमा के देगा, और दूसरा अपनी वैल्यू नहीं खोएगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट ऐड होता रहेगा, ये अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई अगर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल हो और पैसा बचा हुआ है, क्या करूं, तो बोले दो काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, इस कोर्स के अंदर कदम कदम पे डिसीजन है, तो ये भी तो एक डिसीजन है, इस पैसे को क्या करें, वापस कर दें या बैंक में रखवा दें, वापस कर दें या बैंक में रखवा दें। आप ये चेक करें कि वापस करके जो मुझे सेविंग होगी कॉस्ट में और डीवैल्यूएशन की, वो ज्यादा है, या बैंक में रखवा के इंटरेस्ट ज्यादा कमा रहा हूँ, तो जिसपे ज्यादा फायदा वो वाला काम कर लेना। अगेन आपके कोर्स में ये नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, या तो वापस कर दोगे या बैंक में सूद के पर्पज से रखवा दोगे, ताकि एटलीस्ट ये पैसा अपनी वैल्यू ना खोए, और फ्यूचर में अगर हमें चाहिए हो तो हमारे पास पैसा अवेलेबल होगा। ठीक है सर, ये काम करना है कब, जब आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाए,
इनडिविजिबल हो जाए। सही है, क्या इस बात को आप नोट करके लिख सकते हैं, ताकि कल घर जब जाएं गलती से रजिस्टर खोलें तो आपको याद आ जाए कि अच्छा यार ये केस भी है। वरना आप तो अभी सुनी, इधर से सुनी उधर से गायब थी सब दिमाग से, तस्वीर भी नहीं खींच सकते थी तो। प्रोजेक्ट सी है प्रोजेक्ट टी। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या करेंगे, जो किया है हमने। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है ना, नॉन म्यूचुअल, इसलिए तो मैंने कोई भी प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिया, रैंक कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ। सही है। डिपेंडेंट में ये करेंगे कि अगर एक ले लिया, जैसे उसने बोल दिया सी और डी डिपेंडेंट है, तो सी लोगे तो डी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल डिपेंडेंट की यही खासियत है। इंडिविजुअल की दो बातें रिपीट कर दें। अगर इंडिविजुअल होगा तो ये जो पैसा फ्री बच जाएगा, इसके दो यूजेस हैं, या तो इसको वापस कर देंगे शेयर होल्डर को, या जिससे भी लिया था उसको वापस कर देंगे, और दूसरा इसको बैंक के पास सूद के तौर पर रखवा देंगे। ठीक है मुश्ताक जी, माहम आपको मेरी बात क्लियर हो गई। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो फिर हम चेंज करते बात को। ये है ही नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसलिए हमने कोई भी प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिया। डन है सर। क्या अब आप एक सवाल करके दिखाओगे मुझे। ओके। चलें सर। अब जरा दिमाग खोल के काम कीजिएगा प्लीज। अब उसने पीआई भी निकाल के दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब वो आपसे कुछ और चाहता है। पढ़े सर। हाँ, पीडीएफ कैसे हो सकता है भाई, है ना। हम्म। पढ़े। एक तो प्रोजेक्ट डिविजिबल है लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब पार्शली इन्वेस्ट भी पॉसिबल है, और प्रोजेक्ट आपस में क्या है, एंड सी एन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। यानी कि अगर सी लोगे तो ई को छोड़ना पड़ेगा, ई लोगे तो सी को छोड़ना पड़ेगा। सही है। चलो, रैंक आउट कर लिया सबसे पहले तो हाईएस्ट आपका वही वन है, ये टू, ये थ्री, और ये फोर। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, और एनपीवी अर्न करेंगे।
तो अब देखो आप गौर से, इसने कर दिया सी और ई को आपस में म्यूचुअली। तो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सिर्फ सी को लेता हूँ, ई को छोड़ देता हूँ, सही है। तो सी को अगर लूंगा तो मैं कितना कमा लूंगा, 20। अब टू पे नहीं जा सकता क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड पे जाने के लिए मेरे पास पैसा कम है ना, 100 थे। 100 में से मैंने लगा दिए थे 40 किस पे, 60 बचे हैं मेरे पास। और मेरे पास जो प्रोजेक्ट अब अवेलेबल है डी, उसमें चाहिए कितने पैसे, 100। तो मैं इसका मतलब 60% इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या ख्याल है ना। तो मैं 35 का 60% लेता हूँ तो कितना आता है, 21। तो बन गया ये 41, ऐसे ही। अब इसको छोड़ते हैं, ये हो गया कॉम्बिनेशन नंबर 1। अब हम करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट और साथ कर लेंगे एनपीवी। अगर मैं सी को छोड़ता हूँ, अब इस मरतबा सी को छोड़ दो, सी को काट दिया। अब मैंने शुरू किया 2 से, तो 50 जाएगा, बोलो बचेगा कितना, 50। और मैं कितना कमा लूंगा 50 लगा के, 24। सही है, ये कमा लूंगा ये लगा के। अब बचा हुआ कितना मेरे पास, 50, ठीक है। और बचा मेरे पास जो अगला ऑप्शन है, वो 2 के बाद क्या है, 3, डी है। 3 है ना ये, सही है, रैंक 3 है। तो अब मुझे अगर 50 अवेलेबल है तो 50% इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो 35 और 50% कितना होता है, 17.5। तो इन दोनों को ऐड करो, वेरी गुड। अब जरा चेक करो दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा वाला हुआ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। चेक करें चेक करें, शाबाश। जी बेटा, आपको क्लियर कर लिया, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी, हाँ हाँ ना, वो ये कहता है कि पीआई तो ये बताता है कि पर डॉलर पे कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कमा के दे रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो आपने देखना है ना। वो तो प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बता रहा है कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि आप कॉम्बिनेशन तो आप बनाओगे ना। यही तो समझा रहा हूँ, वो भी यही पूछ रहा है कि सर अगर पीआई एक की अच्छी है, आप अच्छी वाली पीआई को छोड़कर दूसरे देखो, दूसरी पीआई की तरफ जा रहे हैं। बेटा आप जरा ये गौर करो कि इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट भी अलग अलग है, पहली बात। और कॉम्बिनेशन तो हमने बनाया ना, कॉम्बिनेशन पीआई ने थोड़ी बनाया। पीआई तो आपको रैंकिंग बता रहा है, पीआई आपको ये बता रहा है कि नंबर 1 पे अगर इन्वेस्ट करना तो कहाँ करोगे, नंबर 2 पे करना तो कहाँ करोगे। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने की वजह से ये मसला आ रहा है, कॉम्बिनेशन चेंज होने की वजह से ये हो रहा है। समझ में आ रही है, वरना अगर मैं यहाँ पर, अब यार सुनो, इससे भी ज्यादा रिटर्न बता दो, कैलकुलेटर पकड़ो। सर अगर मैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को साइड पे रख दूं एक मिनट के लिए, तो 40 सबसे पहले किस पे इन्वेस्ट करोगे, ये कमाओगे, सी में करोगे, फिर ई में करोगे, कितना कमाओगे। अभी सिर्फ आपके 90 रुपए लगे हैं, और आपका रिटर्न कहाँ चला गया, 44 पे। समझ में आ गई बात, वैसे ही एक्सिट कर गए, कर गए। तो आप बोलो ना सर आप ऐसे करें ना, तो मेरे भाई मैंने कब माना कि ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा है, ठीक है। क्लियर है, तो दिस वन इज सिलेक्टेड। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज देख लें, इसको लिख लें, जो बात लिखनी है अपने नोट्स बनाने बना लो। हाँ सब करेंगे, अभी अभी तो आप ग्रुप में ऐड हो गए, मैं सब डाल दूंगा अभी। ये जरा एक दो और ऐड है फिर साथ करते हैं। तो पता है क्या होता है, हर एक दिन बाद 2 ऐड होते हैं, सर दोबारा डाल दें, तो फिर वो हम यही करते रहते हैं। या तो लिंक बना देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, वहां से उठा लेना।
बस खत्म करेंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी डिस्कशन में कर लूँ। आ, आ, हमारी, अगर मैं कोर्स आउटलाइन की बात करूँ तो चीज़ ये है कि एक तो मुझे उम्र के लिए ट्रैवल करना है, मैंने शायद पता नहीं आपको बताया है कि नहीं बताया हुआ, तो लास्ट आश्रय में ना, तो लास्ट आश्रय में वैसे भी हमारे कुछ बच्चे एहतिकाफ में बैठ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं सिंध, बेचारे गाँव से आए हुए होते हैं। तो आखिरी आश्रय हमारी क्लासेस वैसे वाइंड अप होती है ना, तो हम लोग उसको इसलिए हम जाते हैं, तो आखिरी आश्रय में ही जाते हैं ताकि ऐसा कोई लॉस ना हो। तो अभी जाने से पहले मेरी ट्रैवलिंग संडे की रात को है, ठीक है। मैं चाह रहा था संडे को क्लास लगाना, एक और फिजिकल क्लास। लेकिन अभी मेरी उसामा से बात हुई तो कह रहे सर कैंपस फिजिकली बंद है, तो ऑनलाइन ले सकते हैं क्लास। आपको भी और नॉर्थ का भी एक सेक्शन है। अब ऑनलाइन जो है ना, वो तीसरी क्लास लेना ना मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि अभी वो कनेक्टिविटी हमारी बनी नहीं है जो एक दो क्लासों बाद बनती है। तो अलहमदुल्ला काफी बेहतर है आज। लेकिन एक दो क्लासें और फिजिकल हो जाए तो फिर हम ऑनलाइन की पोजीशन में आ सकते हैं, ठीक है। जो एज अ टीचर फेयर बात करनी चाहिए, वरना मैं अपने भी बात करूँ, मैं हाँ लगा दूंगा भाई, नहीं, ठीक है, जो जायज बात है। तो अभी तक जो हम कवर करना चाह रहे हैं एरिया, ठीक है, वो एरिया मैं वो कवर कराना चाह रहा हूँ कि आपके अगर लेट सपोज एक बच्चा बोलता है सर मुझे पढ़ना है, तो उसके बाद इतना स्टफ हो कि वो आराम से ईद तक चीजों को पढ़ सकता है, टाइम उसका एक मिनट का भी जाया नहीं होगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इतना काम देके जाऊंगा आपको, सही है। तो एक चीज तो वो हो गई, तो उसको अपने ध्यान में रखिएगा। तीन के करीब चैप्टर्स ऐसे हैं, दो मैं छेड़ चुका हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से। तो वो दो एरियाज आप पढ़ सकते हो। तीसरा एरिया एक और बताऊंगा, तीन एरियाज कोर्स के आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हो। ये दो तीन क्लासें लगाने का मकसद ये था। और नहीं लगाते ना तो फिर बिल्कुल स्क्रैच से ईद के बाद शुरू करते हो ना, फिर बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू कर दिया हमने, ताकि हमारा माइंडसेट बन जाए, रोड मैप तैयार हो, और उसके बाद हम चीजें लेके चलेंगे आगे। ठीक हो गई बात। तो इस चीज को एक में नजारा जो मैं बात करता हूँ। अल्लाह। 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 सही है। अल्लाह। जी। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये रीजन था पहले शुरू करने का, ताकि हमारा रोड मैप तैयार हो। अच्छा, तो अब अभी थोड़ा सा मैं और पहले पढ़ा दूं, अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर आपको बता दूंगा कि आपने इन दिनों में अपने आप को क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, ताकि इसके बाद हम फौरन शुरू करेंगे। तो हमारी जो दो से तीन क्लासें जो है वो अगर रहती है, तो उसको इंशाल्लाह हम ईद के फौरन बाद उसको हम कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। चले। तो सर आपके पास बहुत सारी चीजें माइंड में मैंने क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा इस सवाल की आप सिर्फ तस्वीर ले लें, या आप मुझे घर से करके आगे दिखाएंगे। अभी रुक जाए, पहले मैं हटा दूं जरा। अब ले लें, और ग्रुप में भी फिर शेयर कर दीजिएगा। एक प्रोजेक्ट में करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक, सही है। बोर्ड पे देखो, एक प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनपीवी भी आपको खुद निकालनी है। देखो सवाल आपसे कह रहा है आपके पास फंड कितने का गिवन है बेटा, 20,000 का, सही है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लिमिटेड फंड, ईच प्रोजेक्ट है इनिशियल आउटफ्लो फॉलोड बाय कांस्टेंट इनफ्लोस पर पीसीडी। अच्छा, नहीं, पर पीसीडी अभी कराई नहीं, तो अभी छोड़ दो उसको, वो हटा देना।
हाँ डिलीट कर दो। चलो, तो आपके पास एक सवाल ये था, क्वेश्चन नंबर, ये आपने सॉल्व किया 7, और एक आपने किया 6, ठीक है। ये दो किए ना अभी हमने, ठीक है। 5 किया, सॉरी, ये नहीं किया सर, है ना। हाँ, लेकिन इसमें फर्क क्या है बस, उसमें क्या था, डिविजिबल, तो इनडिविजिबल कर लोगे ना। सही है, बस इसमें ये फर्क होगा, बस सही है। ठीक है, तो अब आओ, एक तो ये हो गया। अब वापस मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ जो मैंने छेड़ी हुई थी बेटा, क्या, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोसेस। तो पांचवें स्टेप पे हम खड़े हुए थे, अब क्लियर हो गया कि रैंकिंग कैसे करनी है और फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू रैंक। तो सिर्फ ये बात इतनी सी नहीं है, अब आपको जितनी सारी बातें बता दी हैं, तो आप कॉम्बिनेशन बनाते वक्त इस बातों का ख्याल रखेंगे कि हाँ सर, जब सेलेक्ट करूंगा तो इन बातों का मुझे ख्याल रखना है। आइए सर नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 पे जैसे ही आप इन्वेस्ट कर दोगे, सर क्या आपने आराम से बैठ जाओ घर पे सो जाओगे आके? नो, नाउ यू नीड टू रिव्यू। रिव्यू द प्रोजेक्ट्स एट एवरी पीरियड एंड, हर पीरियड के एंड पे आप प्रोजेक्ट्स को क्या करोगे, रिव्यू करोगे। अब सर रिव्यू कर लिया मैंने, आखिरी बात प्लीज बोर्ड पे, तो ब्रेक ब्रेक का कोई चक्कर नहीं, बस हम जल्दी 5:30 तक क्लास है ना हमारी, तो ठीक है हो जाएगा। सुनो गौर से, रिव्यू दी प्रोजेक्ट्स एट एवरी पीरियड एंड, सर इसका मतलब क्या है? आपने ये देखना होता है कि यार, मुझे जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, क्या ये सुहाने ख्वाब वैसे ही हो रहे पूरे? क्या रिटर्न्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे मुझसे कहा गया था? पहला साल गुजरा, पहला पीरियड एंड हुआ, आपने देखा हाँ यार वैसे ही है, बल्कि अच्छा है उससे। नंबर 2, दूसरा साल गुजरा, फिर आपने देखा, आपने कहा हाँ यार बेस्ट है। तीसरा साल जब आया ना, तो आपको कहानी उलट लगने लगी। आपने कहा यार ये क्या, अब ये रिटर्न्स वो नहीं आ रहे जिसने मुझसे प्रॉमिस किए थे। मैं याद है मैंने कहा प्री ऑडिट है, आपको पहली पूरी पिक्चर सुनाई जाएगी कि पहले साल पे ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो तीसरे साल का रिटर्न आपको वो नहीं नजर आया जो नजर आना चाहिए था, ठीक है। तीसरे साल का रिटर्न आपको वो नजर नहीं आया जो नजर आना चाहिए था। अब यहां रुकेंगे। तीसरे साल में आपका प्रोजेक्ट या तो खराब होता हुआ नजर आ रहा है या लॉस में नजर आ रहा है। अब आप रुकेंगे, अब क्या करेंगे? अब देखो दो रास्ते हैं, या तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, जैसा भी है इसको अब कंप्लीट करो। हो सकता है कब जब इस प्रोजेक्ट में आप इनरोल्ड हुए हो, जब आपने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया हो, तो वहां पर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि रिवोक करना पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है विड्रॉल का, कंप्लीट ही करना है। तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर लॉसेस को बेयर करते रहो और अगले 3 साल भी गुजारो। ठीक है, 2 साल गुजर चुके थे, तीसरा चौथा पांचवा 3 साल रह गए, तो कंप्लीट करो। नंबर 1, अगर प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है कि रिवोक का ऑप्शन है, लेकिन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, लेकिन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो अब आप क्या करोगे? सुनो, आपने अब डिसीजन लेना है कि आइदर आई विल कंटिन्यू, आइदर आई विल विड्रॉ। ये डिसीजन लेना है। आफ्टर रिव्यू आपने पहुंचे इस मकाम पर कि आपको पता चल गया कि यार प्रोजेक्ट तो जो है ना वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा इसको करना चाहिए था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको कंप्लीट करूं या छोड़ दूं, बाहर आ जाओ। बाहर आता हूं तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कंप्लीट करता हूं तो लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने? बाहर आता हूं तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कंप्लीट करता हूं तो लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। अब आपने दोनों की पीवी निकालनी है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सर जिसके लॉस की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी वो वाला काम कर लेंगे। अगर आपको कंप्लीट करने का लॉस नजर आ रहा है कम, कि यार अगर कंप्लीट करूं 3 साल में मैक्सिमम ये लॉस होगा, और पेनल्टी नजर आ रही है ज्यादा, तो आप जाहिर सी बात है कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। और अगर आपको नजर आ रहा है कि पेनल्टी कम है और लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, तो पेनल्टी पे करो और इस प्रोजेक्ट की जान छुड़ा दो। इस प्रोजेक्ट से जान छुड़ाने को हम फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं प्रोजेक्ट को अबंडेंट करना। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्ट को अबंडेंट करना, यानी कि छोड़ देना, चलते हुए प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना।
ठीक है, तो सर नंबर 7 पे आप लिखेंगे आफ्टर रिव्यू इफ लॉसेस इन द प्रोजेक्ट, आफ्टर रिव्यू इफ losses in the project, so either you will complete the project or project abandonment। प्रोजेक्ट को या तो अबंडन कर देंगे या कंप्लीट कर लेंगे। तो सर जिसकी लॉसेस की पीवी कम होगी आप वो वाला काम करोगे। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, यानी कि लॉसेस की पीवी कम होगी या पेनल्टी की पीवी कम होगी। तो अगर पेनल्टी की तो कम होगी तो अबंडन करके बाहर आ जाएगी, लॉसेस की कम होगी तो कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सर ये है आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का स्टेप्स। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो सर आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना होता है। अब मैं आखिरी बात कर लूं फिर आप ऑफ कर लीजिएगा। अब सर हमने जो रिमेनिंग दिन है इसमें हमने क्या तैयारियां करनी है। एक तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने कोर्स से एसोसिएटेड आप लोग भाई अभी सर उसामा नीचे बैठे में जाते हुए ना मिल जाना, लाजमी ऐड हो जाओ ग्रुप में। ठीक है, वरना मुझे दोनों के नंबर भेजना, मैं उसामा को दे दूंगा, वो ऐड कर देगा। अच्छा दूसरी, अब सुनो गौर से, फिर एक साथ ही मैं सारा मटेरियल शेयर करूँ ना यार। सुनो गौर से, एक तो आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने कप्लान स्टडी टेस्ट खोलना है, मैं आपको दिखा दूं। इसमें आएंगे आप चैप्टर नंबर 1 पे। ये आपने वो जो छुट्टियों में आपने यहाँ जो क्लास नहीं होगी उसमें आपने जो काम करना है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। अगर मैं इसको समरी करूँ इस चैप्टर की, आप लोगों ने F1 में पढ़ा हुआ है सारा। इसके अंदर सर वो क्या था, देखो शुरू की क्लास जितना मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था उसकी थ्योरी भी इसी में पड़ी हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, कौन से डिसीजन है, सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा F1 में आपने पढ़ा होगा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर की टाइप क्या होती है, डायरेक्टर हायर कैसे होते हैं, फिर पढ़ा होगा डायरेक्टर को मोटिवेट कैसे करते हैं, मैनेजर्स को मोटिवेट। सर ये सारी एजेंसी थ्योरी क्या होती है, एजेंट क्या होता है, वैल्यू फॉर मनी आज पढ़ा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें थ्योरी की फॉर्म में इस चैप्टर के अंदर मौजूद है जो आपको पढ़ा दी गई है। तो नंबर 1 इस चैप्टर को आप पढ़ के इसके नोट्स बना लेना। सर नोट्स कैसे बनाने, एक पेज पढ़ोगे, टॉप पे उसकी 4-5 लाइनों में समरी लिख दोगे, ताकि दोबारा वो पेज पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप किताब मैनुअल ले लो तो ज्यादा अच्छा है, मेरा मशवरा है ये। आप स्टडी हब से तो पढ़ना है, लेकिन अभी किताब से बता रहा हूँ। ठीक है, स्टडी हब तो लाजमी है, कल मैंने बताया वो आपका। जी बेटा, नहीं ये बड़ा खतरनाक काम है, कर सकते हैं लेकिन बेटा थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेफ साइड पे रहते हुए। अच्छा देखो, जब तुम स्टडी ऐप से पढ़ के इस पे आओगे इसको फौरन कर लोगे क्योंकि पढ़ा हुआ तो पहले से सेम सेम चीज है। लेकिन जरा जहनी सुकून हो जाएगा, मैं दोनों जगह से थ्योरी की हुई है। सही है, बाकी अब थ्योरी के नोट्स भी मैं दूंगा, एक तो वो भी ऑप्शन होगा पढ़ने का। सही है, तो अब सबसे पहले इस चैप्टर को करोगे। नंबर 2, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको मैंने करा दिया है, वो आप पढ़ लेना यहाँ से चैप्टर 2 से। और जो आज आज की चीजें हमने की है ना ये, वो हमने यहाँ से की है चैप्टर 5 से। तो ये 3 चैप्टर हैं जिसके अंदर अब तक जितना कराया है, और जो आप कर सकते हो, सारा नहीं कर सकते पूरा पूरा चैप्टर, पहला पूरा कर सकते हो, दूसरा कुछ पार्ट कर सकते हो, तीसरा जब खोलोगे ना तो वो तुम्हें खुद ही नजर आ जाएगा, अच्छा और हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सर इन 3 एरियाज को आपने अपने इन दिनों में टाइम लगाना है, इस पर फोकस करना है। थ्योरी और हर चीज मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, हर चीज आपके पास आ जाएगी। अब ईद के बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपर शुरू करेंगे। ठीक है, अभी मजबूरी है कि मैं चाह रहा था संडे को लगाना, लेकिन ऑनलाइन क्लास मजा नहीं आएगा। मैंने उसामा से बोला, सर कह रहे कैंपस बंद है, आप ऑनलाइन लगा सकते हो। तो मैंने कहा ऑनलाइन तो इतनी जल्दी फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको पिक्चर क्लियर कर दिए। इंशाल्लाह अब हम शुरू करेंगे। सबको ईद मुबारक अभी से, और आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम भी रखेंगे। और
ये उम्र का रीजन है जिसकी वजह से हमने ये किया। ठीक है सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। ठीक है, सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ये सब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। डिसअपॉइंट नहीं करना भाई आने के बाद कि जितना पढ़ाया था सब कचरा हो गया, ऐसा नहीं करना यार। इंशाल्लाह 20 तक।